हेलो बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है हमेशा मिसलेनियस के अंदर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो जिस तरीके के क्वेश्चन सीईटी में पूछे जाएंगे या फिर स्टेट बोर्ड के अंदर भी 16 मार्क्स के लिए आपको 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं में से इन्हीं टाइप का कोई एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। इसलिए इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, कुछ 7 क्वेश्चन शायद दिए हैं, हाँ 7 दिए हैं, ठीक है। 4 मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्या दिया है बेटा इसके अंदर, इफ पी एंड क्यू इज फॉल्स। अब पी एंड क्यू एक स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। ये कंपाउंड स्टेटमेंट अगर ये फॉल्स है, मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अगर इफ पी एंड क्यू इज फॉल्स, मतलब पी एंड क्यू का ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है एंड पी और क्यू इज ट्रू, देन डैश डैश इज नॉट ट्रू। तो इस केस में, इस सिचुएशन में नीचे दिए गए कंपाउंड स्टेटमेंट में से कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो आपको ये कहा गया है कि P एंड Q इज फॉल्स। अब P एंड Q इज फॉल्स, ये तो कंपाउंड स्टेटमेंट है और कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स कहा जा रहा है तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो कई सारी पॉसिबिलिटी होगी कि जिनके अंडर ये स्टेटमेंट फॉल्स बनेगा, तो हम सीधा ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है पी क्यू, फिर है पी एंड क्यू के बारे में बात हुई है और पी और क्यू के बारे में बात हुई है। सो पी क्यू, टी टी, टी एफ, एफ टी एंड एफ एफ। आपको पता है पी एंड क्यू का ट्रूथ टेबल कैसे होता है, टी एफ एफ एफ, एंड पी और क्यू का ट्रूथ टेबल होता है टी 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 एफ। अब क्या कहा गया है, P एंड Q इज फॉल्स और साथ ही में P और Q ट्रू होना चाहिए। तो P एंड Q फॉल्स कहाँ कहाँ है, इन 3 सिचुएशन में है, और P और Q ट्रू कहाँ कहाँ है, इन 3 सिचुएशन में। तो दोनों केसेस को एक साथ अगर ध्यान में ले तो आपको ये दो पॉसिबिलिटीज दिखती है कि जब आपका P एंड Q फॉल्स भी है और उसी समय पर, मतलब उन्हीं P और Q के वैल्यूज के लिए आपका P और Q ट्रू है, क्योंकि उनका ये मानना है कि आपको ये कंसिडर करना है कि P एंड Q का वैल्यू फॉल्स होना चाहिए और एंड P और Q का वैल्यू ट्रू होना चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस है, देखिए ये 2 केसेस है आपके पास कि जब P एंड Q फॉल्स है उसी टाइम पर P और Q ट्रू है। किसके लिए, P एंड Q की इन वैल्यूज के लिए। सिमिलरली P एंड Q की इन वैल्यूज के लिए P एंड Q फॉल्स है, P और Q ट्रू है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले उन्होंने कंडीशन दी थी उसको समझिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको इस तरीके से उसका ट्रूथ टेबल निकाल के दोनों केसेस एक ही साथ में आएगी, ऐसी P की कौन कौन सी सिचुएशन है P एंड Q की, ये देखना होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। अब आपको P एंड Q की इन्हीं, सिर्फ इन 2 पॉसिबिलिटीज के लिए इन सब के ट्रूथ टेबल निकालने हैं और आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो P और Q तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो P और Q तो है ही ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। दोनों भी केस में ये ट्रू आ रहा है। इसके बाद में P इफ एंड ओनली इफ Q निकालेंगे। तो P इफ एंड ओनली इफ Q किसके लिए निकालना है, सिर्फ इन 2 पॉसिबिलिटीज के लिए। तो P इफ एंड ओनली इफ Q, मतलब P इफ एंड ओनली इफ Q में क्या होता है, जब दोनों भी ट्रू हो तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आता है, या फिर दोनों भी फॉल्स हो तो भी ट्रू आता है। यहां पर तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू है, तो दोनों फॉल्स आएगा। तो पूछा क्या था कि नीचे दिए गए कंपाउंड स्टेटमेंट से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो देखिए इस कंपाउंड स्टेटमेंट के दोनों भी केस में ट्रूथ वैल्यू फॉल्स फॉल्स आ रही है, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज नॉट ट्रू। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी। लेकिन आप आगे जाकर भी चेक कर सकते हो, मान लीजिए यही ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ रहता और इन दोनों को पहले दिया हुआ रहता, तो आपको पहले इन दोनों को भी आप चेक करते, क्योंकि आप तो सिक्वेंशियली जाएंगे ए बी सी डी ऐसे, और हमेशा सिक्वेंशियली जाना होता है क्योंकि उन लोगों का टाइम तय होता है कि इस क्वेश्चन को कितना टाइम में सॉल्व होना चाहिए। तो अगर ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग फिर 2 ऑप्शन और चेक करेंगे, है ना। तो वो इस तरीके से देते हैं, उनको पता होता है कौन से क्वेश्चन को कितने टाइम देना है, उस हिसाब से वो ऑप्शन डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में ही करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, लेकिन आप अगर
नीचे फाइंड आउट करेंगे Q और निगेशन P को, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक वैल्यू ट्रू आएगा, एक फॉल्स आएगा। आप खुद करके देख सकते हो। आप अगर निगेशन P निकालेंगे तो निगेशन P के लिए क्या होगा, आपके पास फॉल्स एंड ट्रू रहेगा, और निगेशन P एंड Q का अगर आप और से जोड़ लेते हो तो आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स फॉल्स दैट इज फॉल्स मिल रहा है, और ट्रू ट्रू दैट इज ट्रू मिल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स में जाता है, ठीक है, ये कॉन्टिजेंसी बता रहा है हमें। तो हमें ये पूछा था कि नीचे दिए गए में से कौन सा ट्रू नहीं है, तो हम इसको कंप्लीटली नहीं बोल सकते कि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इसकी एक पॉसिबिलिटी ट्रू है, एक पॉसिबिलिटी फॉल्स है, ठीक है। तो आपको मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और करेक्ट ऑप्शन लास्ट में है और बीच में अगर ये ऑप्शन आ जाता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यार इसके अंदर तो एक ट्रू बता रहा है, एक फॉल्स बता रहा है, क्योंकि हमें क्लियरली क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब कंप्लीटली फॉल्स कौन सा है। जैसे ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है, इसको आप ट्रू बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप लोग इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में P एंड Q इम्प्लाइज R इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ये स्टेटमेंट किसके साथ में लॉजिकली इक्विवेलेंट है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, P एंड Q इम्प्लाइज R। अब आपको पता है कंडीशनल लॉ के हिसाब से ये जो इम्प्लीकेशन है इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है, देखिए P इम्प्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, निगेशन P और Q, मतलब पहले का निगेशन और Q। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है, ये इतना बड़ा है, सो निगेशन ऑफ P एंड Q और R। तो ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, निगेशन P और डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो निगेशन P और निगेशन Q और R। तो ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट ये आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है क्या, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। इसमें और इसमें सेम मत समझना, यहाँ पर और है, यहाँ पर इम्प्लीकेशन है। तो अगर देखिए, अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो सीधा सीधा ये ऑप्शन चारों में से एक होता, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, आपको इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट एक तो ये होता है। अब आप लोग इनको सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें से किसका लॉजिकल इक्विवेलेंस इसको मैच कर रहा है, या ये एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली इसका ट्रूथ टेबल निकालिए, फिर इन सब का ट्रूथ टेबल निकालते जाइए। पहले का निकालिए, अगर ये नहीं वो उसी ट्रूथ टेबल में आपको ये भी निकालना होता है। जैसे आप इसका ट्रूथ टेबल निकालने के लिए पी क्यू आर लिखेंगे, पी एंड क्यू लिखेंगे, फिर इंप्लीकेशन लेंगे, उसी ट्रूथ टेबल में आपको पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर निकालना है। लेकिन ट्रूथ टेबल से बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए जिसकी लॉज के ऊपर पकड़ अच्छी है, मैं तो उनको वही कहूँगा कि वो लॉज का यूज़ करे। क्योंकि क्या होता है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इसका इक्विवेलेंट ढूंढ लिया ये, अब हम लोग हर ऑप्शन को चेक करेंगे। अब जैसे इसका इक्विवेलेंट मुझे ढूंढना है, फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, अब फर्स्ट ऑप्शन है P एंड Q इम्प्लाइज R, तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट का निगेशन लेते हैं और करके दूसरा स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो पहले का निगेशन दैट इज निगेशन P और करके दूसरा स्टेटमेंट एज इट इज लिख दिया Q इम्प्लाइज R। अब फिर से यहाँ पर ये इम्प्लीकेशन लॉ फिर से यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा मैं, तो निगेशन P और एज इट इज, और इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा, निगेशन Q और R, ठीक है। तो ये तो एसोसिएशन है, तो आप ब्रैकेट भी हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये और ये सेम दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि सही ऑप्शन जो है, जो चेक करने वाले ऑप्शन होते हैं वो हमेशा फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में ही दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इस ऑप्शन को उन्होंने लास्ट में दिया तो इस अकेले को सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम जाता है, ये दूसरे एक और एग्जाम्पल का टाइम ले लेता है, ठीक है ना। तो उनको ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी डाल देंगे, उनको ये देखना पड़ता है कि हर क्वेश्चन कितना टाइम टेकिंग है। तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन वो ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला डाल देते हैं तो फिर उनको एक क्वेश्चन ऐसा अरेंज करना पड़ता है जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो, जिसको देखते आप आंसर जिसका बता सकें, है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि जो सिलेक्शन वाला ऑप्शन होता है, मतलब ऑप्शन जहाँ पर चेक करने होते हैं, ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन स्टार्ट में ही दिया हुआ रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट है सेकंड में, ठीक है, जहाँ पर लेंदी चेक होता है ऑप्शन। जैसे यहाँ पर ऑप्शन चेक करने के लिए आपको लॉज अप्लाई करने पड़ सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में स्टार्ट में होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती स्टार्ट में खींचना नहीं है, चेक करते जाना है। चलिए, सो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा आपको, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। इस स्टेटमेंट पैटर्न का आपको इनवर्स लिखना है। आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए देखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, इसका इनवर्स कैसे लिखा जाता है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। इस स्टेटमेंट का
इन्वर्स ऐसे लिखा जाता है। तो आपको इन्वर्स किसका लिखना है, आपको इन्वर्स लिखना है P और Q इम्प्लाइज P एंड Q, इसका आपको इन्वर्स लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसका इन्वर्स, पहले स्टेटमेंट का निगेशन P और Q इम्प्लाइज दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन P एंड Q। अब देखिए ऑप्शन में ये दिख रहा है क्या, तो उन्होंने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया है तो हम भी अप्लाई करते हैं निगेशन, यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो निगेशन P और की जगह आएगा एंड निगेशन Q, इम्प्लीकेशन एज इट इज, यहाँ पर निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन है क्या नहीं, निगेशन P और P एंड निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P और थर्ड ऑप्शन है C। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, है ना, इसके अंदर ज़्यादा मतलब सीधा सीधा इसका निगेशन दिया था। अब इसको और हार्ड बनाया जा सकता है, कैसे, इसका जो भी निगेशन आ रहा है उसका लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कोई और यहाँ पर लिख दिया जाए, फिर चेक करने की नौबत आ सकती है। लेकिन ये क्वेश्चन आसान था, मतलब आसान का मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। ठीक है, चलिए, सो क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा था कि आपको निगेशन निकालना है। तो अगर आपको इन्वर्स पता है, मतलब इन्वर्स निकालना है और डी मॉर्गन्स लॉ भी पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट मतलब जो लिखे उनमें से लास्ट, अभी और 3 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर क्या किया है बेटा, इफ P एंड Q इज फॉल्स, P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर, ये पहले क्वेश्चन के जैसा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रूथ टेबल निकालना है ताकि कोई भी गलती ना हो, कोई भी कंडीशन छूट ना जाए। सो P एंड Q की बात हो रही है, P इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q की बात हो रही है। सो ट्रूथ टेबल निकालेंगे TT TF FT FF। ठीक है, अब P एंड Q का क्या मिलेगा, TF FF, और P इम्प्लाइज Q में क्या होता है, TF TT। ठीक है ना, जब ट्रू फॉल्स होता है तभी फॉल्स होता है। अब यहाँ पर दिया क्या है कि अगर P एंड Q इज फॉल्स, अब P एंड Q जो है वो तो 3 केसेस में फॉल्स है, लेकिन दोनों केस को इकट्ठा देखना होता है। तो अगर P एंड Q फॉल्स है और उसके साथ में P इम्प्लाइज Q भी फॉल्स है, अब दोनों भी एक साथ फॉल्स कहाँ पर हो रहे हैं, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है आपके पास। देखिए, ये एक ही पॉसिबिलिटी है कि जहां पर P एंड Q भी फॉल्स है और P इम्प्लाइज Q भी फॉल्स है। ठीक है, तो इस केस में P और Q के ट्रूथ वैल्यूज क्या है, P का वैल्यू है ट्रू और Q का है फॉल्स, वही पूछा था, देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर। तो जब ये दोनों भी फॉल्स हो रहे हैं उस समय P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो T, F है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। मैं बाकी बचे 3 क्वेश्चंस को लिखता हूं बेटा, फिर हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूं। चलिए बेटा, बचे हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 6 और ये 7। 5 के अंदर क्या निकालना है हमें, निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ, स्टेटमेंट दिया है निगेशन P इम्प्लाइज Q, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको पहले इसका इनवर्स निकालना है और फिर जो इनवर्स आएगा उसका निगेशन निकालना है, क्योंकि क्या पूछा है, निगेशन ऑफ, किसका निगेशन है, इनवर्स का। इनवर्स किसका निकालना है, इसका। सो सबसे पहले इसका इनवर्स निकालेंगे और फिर उसका निगेशन। तो इसका इनवर्स क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। सो निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ, सो P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो इसका इनवर्स हो गए ये। अब आपको क्या करना है, इसका निगेशन निकालना है, निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस। अब ये इनवर्स आ गया, इसका निगेशन। तो इसका निगेशन कैसे होता है, P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है, P एंड निगेशन Q होता है। तो पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड दूसरे का निगेशन, दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन Q। तो P एंड निगेशन ऑफ निगेशन इज स्टेटमेंट इटसेल्फ, सो P एंड Q इज द राइट ऑप्शन। सो P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q एंड P, एसोसिएशन, सो Q एंड P इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, द निगेशन ऑफ दिस, आपको इसका निगेशन निकालना है, 6th, P एंड Q इम्प्लाइज R, इसका आपको निगेशन निकालना है। सो मैं इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब इसको एक स्टेटमेंट मानिए, इसको दूसरा स्टेटमेंट मानिए और डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दीजिए अगर निगेशन निकालना है। सो पहले का निगेशन एंड की जगह आएगा और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज R। तो क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आपको इसका भी निगेशन लिख दीजिए आप। निगेशन P एज इट इज आएगा और एज इट इज आएगा, और इम्प्लीकेशन का निगेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या लिखा जाता है, पहला स्टेटमेंट एज इट इज, दैट इज Q एज इट इज, एंड दूसरे का निगेशन, दैट इज निगेशन R। सो ये ऑप्शन में है क्या, निगेशन P और Q एंड निगेशन R। सो लास्ट ऑप्शन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ये था 6th का सॉल्यूशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 7th। सो 7 तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए एक सेट दिया है ए सेट दिया है और आपको पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है ये पूछा है आपको, ट्रू नहीं है।
तो सेट देखिए, सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। आप पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू ए, या फिर इसको कैसे पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट x + 3 = 8। ये कहना चाहता है कि ए सेट के अंदर कम से कम एक तो भी ऐसा नंबर है कि जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो क्या है इसके अंदर कम से कम एक नंबर? तो देखिए x की जगह पर अगर आप 5 डालेंगे, 5 डालेंगे तो 5 + 3 8 बनेगा। तो कम से कम एक नंबर ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ट्रू है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा ट्रू नहीं है। सेकंड, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू ए सच दैट x + 2 = 9। तो क्या इस सेट के अंदर कम से कम एक ऐसा x है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, जिसको आप x की जगह पर डालेंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। 1 डालिए, 1 + 2 3, 3 = 9, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, 5, सबके सब सेटिस्फाई करते हैं। तो इन्होंने तो कहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x। अगर यहाँ पर फॉर ऑल भी होता तो भी ये ट्रू होता। नेक्स्ट देखिए सी, अब सी में कहने जा रहे हैं ये कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए x + 6 = > 9। मतलब इनका कहना है कि ए के अंदर के सभी एलिमेंट्स ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करते हैं, सभी एलिमेंट्स। तो क्या सभी सेटिस्फाई करते हैं? अगर आप 1 को यहाँ पर डालेंगे तो 1 + 6 7, तो क्या 7 > 9 है? नहीं है। तो ये कंडीशन इनका कहने का क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये, और फॉर ऑल क्वांटिफायर यूज करने की वजह से इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकलता था कि ए सेट के अंदर के सभी एलिमेंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, फिर 2 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, 3 4 5 इसको सेटिस्फाई करता है। तो 1 और 2 जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसके वजह से ये स्टेटमेंट इस तरीके से यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करना यहाँ पर सही नहीं है। मतलब कर सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर देयर एग्जिस्ट यूज करते तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपने फॉर ऑल यूज किया तो ये ट्रू नहीं है। तो हमें यही पूछा था कि अगर ए सेट इस तरीके से लिखा है तो नीचे दिए गए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में से कौन सा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो सी ट्रू नहीं है, और उसका रीजन मैंने आपको बताया है। तो बेटा यहाँ पर खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर का। अब इसके बाद में आप खुद भी मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, मुझे जो लगेंगे कि आपको नहीं जम सकते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको डिस्कस करेंगे।